Hello friends, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start with a new act, that is the Sales of Goods Act 1930. Okay, so now we'll see कि ये किसके बारे में बात करता है. That is, इसका नाम देखते ही हमें पता लग रहा है. It talks about the goods. Okay, and goods here includes movable property, not the immovable property. But अगर हमें immovable property के transfer के बारे में बात करनी है तो we have to see the Transfer of Property Act 1882. Okay, so let's start. This act is Act number 3 of 1930 and it came into force on 1st July 1930. Okay, so let's start. हम देखते हैं इसका first section क्या कहता है. This is short title, extent and commencement. Okay, दिस एक्ट में भी कॉल द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि हम गुड्स को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं, इसकी ओनरशिप और पोजेशन की ट्रांसफ़र करने की बात करेंगे इस एक्ट के अंदर. ओके, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नेक्स्ट वी हैव it shall come into force on 1st day of July 1930. Done. Next, section 2 talks about the definitions. Okay, yes. तो जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो दो पार्टीज होती है वहाँ पर. वन इज सेलर, सेकंड वी हैव बायर. ओके, अगर कोई गुड्स को ट्रांसफ़र करेगा तो कोई दो पार्टी के बीच में तो ट्रांसफ़र होगा. तो वन जो बेचेगा ही विल बी नोन एज, जो बेचेगा या फिर एग्री करेगा टू सेल, दैट इज़ नोन एज सेलर. एंड नेक्स्ट पर्सन कौन होगा जो उसको परचेज करेगा, दैट इज़ नोन एज बायर. तो दैट इज़ अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हैं कुछ भी परचेज करने के लिए, तो जिससे आप परचेज कर रहे हैं ही विल बी सेलर. एंड अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है, कोई भी गुड्स आ रहे हैं, तो यू विल बी बायर. ओके, सो बायर की डेफिनेशन है 2 clause 1 में एंड सेलर कहाँ डिफाइंड है 2 clause 13 में. ओके, सो फर्स्ट वील सी बायर. दैट मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स. ओके, जो पर्सन क्या कर रहा है, या तो खुद बाय कर रहा है या एग्री कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं कल या परसों आकर ये चीज़ परचेज कर लूँगा. तो दैट इज़ हु बाइज और एग्रीज टू बाय कि येस आई विल परचेज दिस थिंग, आई विल बाय दिस थिंग. ओके, next we have, we'll see seller. Okay, that is under 2 clause 13. Yes, seller means a person who sells or agrees to sells the goods. Okay, जो ये क्या कर रहा है, जो कह रहा है कि yes I will sell, या फिर who agrees to sell कि मैं कल या परसों अपनी जो भी है, कोई भी कार है या कोई और प्रॉपर्टी है, he'll sell that, that is goods. Okay, property here means goods. तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अगर बेचेगा तो ही विल बी सेलर, और जो उसको परचेज करेगा ही विल बी बायर. ओके, नेक्स्ट वी हैव गुड्स. क्या क्या बाय करेगा, कोई भी गुड्स के बारे में बात करें तो दैट इज अंडर क्लॉज 7. गुड्स, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, हमने पढ़ा कि ये किसके बारे में बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब यहाँ इंक्लूड की जाएगी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स. एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को यहाँ पर क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इज़ नॉट इंक्लूडेड. एक्शनेबल क्लेम मीन्स किसी ने किसी पे कोई भी उधार दिया हुआ है. ओके, आपने किसी को अगर मनी लेंड कर रखा है तो आपके ऊपर उसका उधार है, आप क्या, अगर उसने पे नहीं किया तो यू हैव अ राइट टू एक्शन ऑन दैट. ओके, तो दैट इज़ एक्शनेबल क्लेम. ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया. एक्शनेबल क्लेम में वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसरी नोट. ओके, अगर आपने किसी को कोई उधार दे रखा है, उसने उस रिटर्न में कोई प्रोमिसरी नोट दे रखा है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन गुड्स. दैट विल ओनली बी योर राइट कि आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हो, बट दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर क्लॉज 2 सब क्लॉज 7. ओके, दैट इज़ गुड्स. नेक्स्ट वी हैव मनी. कि मनी इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, बिकॉज वी हैव, यहाँ पर इन्होंने क्या इंक्लूड किया है, कोई भी प्राइस, वो हम आगे देखेंगे क्लॉज 10 में. ओके, इन्होंने यहाँ पर क्या इंक्लूड किया, प्राइस. अगर हम मनी को यहाँ पर इंक्लूड कर देते तो मनी अगर गुड्स में आ जाता, तो गुड्स, अगर गुड्स के ट्रांसफ़र में कोई गुड्स दिया गया है तो दैट सिस्टम विल बी इंक्लूडेड इन व्हाट इज़ दैट सिस्टम नोन एज, दैट इज़ बार्टर सिस्टम. ओके, वो बार्टर सिस्टम हो जाता कि गुड्स के अगेंस्ट गुड्स दिए जा रहे हैं. तो हेयर इन्होंने प्राइस को क्या लिया है, कोई भी मनी कंसिडरेशन लिया है इन्होंने. ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे क्लॉज 10 में. अभी हम देखते तो यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम और मनी इज़ नॉट इंक्लूडेड. ओके, और ये क्या इंक्लूड कर रहा है, स्टॉक्स एंड शेयर्स. ओके, ग्रोइंग क्रॉप्स,
कोई भी क्रॉप्स जो ग्रो होती है लैंड पे, ओके, अगर उनको काट दिया जाता है तो दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो किसकी डेफिनेशन में आएंगे, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे। कोई भी ग्रास है, कोई भी थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ओके, जिसको हम अलग कर सकते हैं जब कब हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, या फिर सेल के बिफोर, या फिर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ओके, उससे पहले या जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल का, उस टाइम पे हम अगर कोई चीज़ को अलग कर सकते हैं जो कि अटैच्ड है लैंड से, दैट विल बी अ गुड्स। क्लियर? नेक्स्ट वी विल सी प्राइस, दैट इज अंडर क्लॉज 10, ओके। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, ओके, क्योंकि मनी कंसिडरेशन यहाँ पर क्यों लिया गया है और वहाँ पर गुड्स में मनी को क्यों नहीं लिया गया, बिकॉज वो बार्टर सिस्टम हो जाता, तो यहाँ पे प्राइस हेयर मीन्स मनी कंसिडरेशन, अगर आप उसको मनी के फॉर्म में कुछ दे रहे हो तो दैट विल बी अ सेल, ओके। नेक्स्ट, okay, we have done with this. Now we'll see subsection 2, okay, that is delivery. Important. This means voluntary transfer of possession from one person to another, okay. क्या ट्रांसफ़र की जा रही है, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओके। वॉलेंट्री होने चाहिए, कोई भी फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोवर्जन उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए। और क्या ट्रांसफ़र की जा रही है यहाँ पर, पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओके। नेक्स्ट, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them. Deliverable state किसको कहा जाता है? This means A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे 100 बॉटल्स ऑफ बिस्लेरी चाहिए, ओके। तो A ने क्या कहा, A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो B ने क्या किया, उन बॉटल्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करके उसकी लेबलिंग एंड सब कुछ उसने सील वगैरह सब कुछ चेक करके उसको प्रॉपरली अपने कार्टन्स में डाल के उसने रख दिया, ओके। तो दैट मीन्स जब वो प्रिपेयर्ड है, वो कार्टन में है और वो रेडी है उसकी डिलीवरी देने के लिए, दैट मीन्स कि गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब उस टाइम पे सेलर उसको रेडी कर रखा है, सेलर ने जो भी प्रोडक्ट्स जो भी गुड्स उसने बोले हैं वो रेडी हैं, ओके, क्या करने के लिए, डिलीवर करने के लिए टू ए। तो दैट मीन्स कि गुड्स अपनी डिलीवरेबल स्टेट में है कि बी उसकी डिलीवरी दे सकता है ए को, ओके। A contract to be bound to take delivery, or buyer would under the contract be bound to take the delivery of them, okay। और buyer क्या है, buyer bound है अब उसकी डिलीवरी लेने के लिए। Done? Next we have section 4, that is document of title to goods. बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट, फॉल्ट हम सबको पता है, what does it means? That means wrongful act or default, okay। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव फ्यूचर गुड्स, ओके। गुड्स हम पढ़ चुके हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये है गुड्स का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। अब हम देखेंगे कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकेंड वी हैव फ्यूचर गुड्स एंड थर्ड वी हैव कंटिंजेंट गुड्स, ओके। एग्जिस्टिंग गुड्स मीन्स owned and possessed by the seller at the time of the सेल, ओके। दैट मीन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उस टाइम पे, वो ओन्ड है और पजेस्ड है बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल, कि सेलर के पास वो गुड्स अभी तक हैं जब वो उसको सेल करना है, ओके। डन? क्लियर? एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी तक मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, ओके, और उसकी पोजेशन किसके पास है, सेलर के पास है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी लैपटॉप लेने जाती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मैकबुक लेने जाती हूँ कहीं पर भी, तो दैट मीन्स कि मैं वो देख पा रही हूँ, वो एग्जिस्टिंग गुड्स है, वो ओन्ड है, उसकी ओन्ड है, उसकी पोजेशन है किसके पास, सेलर के पास, तो दैट मीन्स वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दीज आर एग्जिस्टिंग गुड्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू द मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, जिसको अभी एग्जिस्टेंस में आना है, जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं, ओके। मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे मैकबुक परचेज करनी है, ओके। सेलर ने ऑर्डर ले लिया, सेलर ने बोला कि ठीक है, आई प्लेस द ऑर्डर, फिर वो मैन्युफैक्चर होएगी, प्रोड्यूस होएगी, फिर वो मुझे उसकी डिलीवरी देगा, तो दैट मीन्स फ्यूचर गुड्स जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जिसको अभी प्रोड्यूस करना है या जिसको अभी मैन्युफैक्चर करना है, टू बी एक्वायर्ड, ओके।
This is future goods. Next we have contingent goods. Contingent goods means the acquisition of which depends on a uncertain event. Okay, मतलब जिसकी एक्विजिशन, जिसका बनना एक अनसर्टेन इवेंट, कोई भी एक कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्या हो जाएंगे, कंटिंजेंट गुड्स. ओके, कंटिंजेंट गुड्स इज ऑल्सो नोन एज एग्रीमेंट टू सेल. वो अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 4 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. ओके, डन. तो सेक्शन 6 सेज दैट मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड or produced or acquired by the seller after the making of the contract of sale. Done. Next, subsection 8, what it says, a person is said to be insolvent who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business, okay, or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. Okay, दिवालिया हो गया है, that is insolvent, जो अपने debts को नहीं pay कर पा रहा है. Simply, we all know that. Then we have mercantile agent. Okay, mercantile agent किसको कहा जाता है? Let's see. Mercantile agent means a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods. Okay, क्या करता है, जो इसके जो एजेंट्स होते हैं, जो गुड्स की डिलीवरी यहाँ से वहाँ पहुँचाने में डील करते हैं, दे आर नोन एज मर्केंटाइल एजेंट्स. ओके, next we have done price, and 11 says property. Property means the general property in goods and not merely a special property. Okay, general property डील करी जाएगी यहाँ पर, special property इसमें नहीं मान रहे हैं ये. Then we have quality of goods that include their state and condition. Seller हम पढ़ चुके हैं. Specific goods, that means, okay, we will do this. Specific goods, yes, we have existing goods. So existing goods is divided into 3 parts, that is specific goods, ascertained goods and unascertained goods. Okay, specific goods means which are identified or agreed on at the time of contract. Okay, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे सामने, उसके बीच में मैंने एक पर्टिकुलर गुड को परचेज किया है, एक पर्टिकुलर गुड को डिसाइड किया कि आई विल परचेज दिस, तो दैट विल बी अ स्पेसिफिक गुड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप स्टोर पे जाते हो, बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं वहाँ, सैमसंग के, वीवो के, ओप्पो के, आईफोन के इतने सारे मॉडल्स हैं. ओके, उसके बीच में यू पिकअप iPhone XR. ओके, सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक गुड, जो आपने स्पेसिफिकली एक फ़ोन को उठाया है वहाँ से, दैट मीन्स कि दैट इज़ अ स्पेसिफिक गुड्स. उसको आपने आइडेंटिफाई किया है, उसको आपने एग्री किया है कि यू विल परचेज दैट. ओके, सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक गुड्स. नेक्स्ट वी हैव असर्टेन गुड्स. ओके, असर्टेन गुड्स मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट. ओके, जैसा आपने एग्रीमेंट किया उसके साथ, सेलर के साथ, वो वाला गुड आपने उठाया. फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हो. ओके, वहाँ पे आप बहुत सारे ऑरेंजेस हैं, वो आप परचेज़ करने जाते हो, तो दे आर अनअसर्टेन. ओके, वो क्या है, वो बल्क में पड़े हैं उस मोमेंट पे, वो क्या है, अनअसर्टेन. बट जब आप उसको कहते हो कि मुझे 1 kg ऑफ ऑरेंजेस चाहिए, तो आपको जो जो पसंद होते हैं वो आप बल्क से उसको सेपरेट कर देते हो. दैट मीन्स कि जो आपने बल्क में से असर्टेन किए हैं वो गुड्स कौन से हो जाएंगे, असर्टेन गुड्स. ओके, जो आपने चूज़ किए हैं, जो आपने अलग से रखे हैं, दे विल बी असर्टेन गुड्स. एंड अनअसर्टेन गुड्स मीन्स विच आर नॉट असर्टेन्ड. ओके, जो बल्क में पड़े हैं दे विल बी अनअसर्टेन गुड्स, एंड जो बल्क में नहीं है, जो आपने सेपरेट कर रखे हैं, दैट विल बी असर्टेन गुड्स. एंड नेक्स्ट वी हैव स्टडीड स्पेसिफिक गुड्स, दैट इज अंडर क्लॉज 14. ओके, क्लियर? If you have any doubt till now, you can comment and you can ask me, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो. Next, this is very simple. फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा. पहले हमने पूरी इसकी हिस्ट्री पढ़ ली कि इसके बीच में कौन सी टर्म्स आने वाली है, तो उसका हमने एक जीस्ट पढ़ा कि गुड्स क्या होते हैं, कौन गुड्स को ट्रांसफ़र कौन करेगा, 2 पार्टी होंगी, सेलर और बायर होगी. वो क्या परचेज़ करेगी, गुड्स परचेज़ करेगी, कैसे परचेज़ करेगी, मनी कंसिडरेशन, कोई भी प्राइस होगा वहाँ पर, फिर डिलीवरी कैसे देगी उसकी. ओके, फिर गुड्स कैसे होंगे, या तो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे या फिर
फ्यूचर गुड्स होंगे या फिर कंटिंजेंट गुड्स होंगे। फिर हमने देखा एग्जिस्टिंग गुड्स की 3 पर्टिकुलर पार्ट्स थे, कौन से किस में डिवाइडेड था, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। ओके, सो टिल दैट वी हैव डन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। ओके, दो पार्टी हमने देख ली, सेलर और बायर, अब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे। ओके, दिस इज सेक्शन 4, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ओके, लेट्स स्टार्ट। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया ये। There may be a contract of sale between one part owner and another. Okay? सेल और उसमें क्या डिफरेंस होगा, सेल में क्या होगा, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, मैंने बोला मुझे 100 बॉटल्स ऑफ बिस्लेरी चाहिए, अगर वो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं तो क्या होगा, मैं उसे पैसे दूंगी, दैट इज़ मनी कंसिडरेशन, एंड दे विल गिव मी द गिफ्ट, दे विल गिव मी द बॉटल, तो दैट विल बी ओनरशिप क्या हुआ, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हुई। जैसे ही मैंने पैसे दिए वैसी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, वैसे गुड्स मुझे मिल गए, तो दैट विल बी अ सेल। ओके, एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, आप देखना डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सेल हमने पढ़ लिया, नाउ वी हैव एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एग्रीमेंट हुआ है, दैट मीन्स फ्यूचर डेट आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ अ कंडीशन। सेल में क्या हुआ, ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो गई, बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल होएगी तभी ट्रांसफ़र, गुड्स ट्रांसफ़र कैसे होंगे, एक फ्यूचर डेट पे, कि मैं तुम्हें कल ट्रांसफ़र कर दूंगा, परसों ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये होगा। ठीक है, दैट इज़ एग्रीमेंट टू सेल। और उसमें क्या होगा, फुलफिलिंग ऑफ अ कंडीशन, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच की होएगी, बट सेल में क्या होगा, कोई कंडीशन नहीं होएगी। ओके, नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ओके, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from seller to the buyer, the contract is called the sale, but where the transfer of property in the goods is to take place at a future time. Okay, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने वेयर एक्ट्स में, दैट मीन्स इज टू टेक प्लेस, जो फ्यूचर डेट पे अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, एंड और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। ओके, जिसके साथ क्या होगा, कोई भी कंडीशन अटैच होगी टू बी फुलफिल, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। ओके, क्या कह रहा है, सेलर कह रहा है कि आप कल ले जाना, परसों ले जाना, आप पहले इतना मनी डिपॉजिट करवाओ या फिर आप इतने पैसे दो, फिर आप ये गुड्स लेके जा सकते हो, दैट विल बी अ कंडीशन अटैच टू दैट, कि हम कल दे देंगे या परसों देंगे, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। An agreement to sell becomes a sale when the time elapses. Okay, these are the conditions कि agreement to sell कब sale कब बन जाएगा, जब वो time period है, okay, वो elapse हो गया, नहीं कर पाए, वो fulfill नहीं कर पाया, और the condition are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred. Okay, जो condition attach की गई थी या तो time elapse हो गया, कितना टाइम दिया था, परसों तक, कि आप ये कर दीजिए, और वो नहीं लेके आ पाए, तो एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाएगा, सेल बन जाएगा। ओके, या फिर जो भी कंडीशन है वो आपने फुलफिल कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ओके, क्लियर? यस, सो नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज सेक्शन 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, बनेगा कैसे कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इसमें क्या होगा, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि क्या होता है, एक ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉमिस होता है, एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, वैसे ये बोल रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय। एक जना क्या कहेगा कि मेरे को ये चीज़ परचेज करनी है, दूसरा क्या कहेगा कि ठीक है मेरे को ये चीज़ सेल करनी है। ओके, और किसके अगेंस्ट, कोई भी मनी कंसिडरेशन। ओके, कोई भी प्राइस होना चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये भी यही बात बोल रहे हैं। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, और बोथ कंडीशन है अब इसके अंदर, या तो इमीडिएट डिलीवरी हो जाए गुड्स की। ठीक है, आपने मुझे बोला कि मुझे 100 बॉटल्स ऑफ बिस्लेरी चाहिए, मैंने बोला ठीक है आप लो इसकी डिलीवरी। ओके, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस और बोथ, या फिर इमीडिएट पेमेंट हो जाए, उसने मुझे 100 बॉटल्स की प्राइस दे दी, मैंने उसको प्रॉपर्टी दे दी। ओके, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट, फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, मैंने उसको बोला 50 बॉटल्स आज ले जाओ, 50 बॉटल्स आप बाद में ले जाना, 50 बॉटल्स के उसने मुझे पैसे दे दिए, 50 बॉटल्स के वो बाद में दे देगा।
इंस्टॉलमेंट्स हो गई, और दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। ओके, मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को कल पहुंचा दूंगी, उसने कहा कि ठीक है पैसे भी कल ले जाना। ओके, दोनों चीज़ क्या हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। सिंपल। नेक्स्ट, subject to the provision of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing। ठीक है, कैसे बन सकता है, या तो राइटिंग के थ्रू या फिर ओरली हो सकता है, और पार्टली इन राइटिंग, आधा राइटिंग में है और आधा बाय वर्ड है, ऑफ माउथ, एंड मे बी इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ओके, हम पढ़ते हैं दो कंडीशंस होती है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस बोल रिटन या फिर बोल कर, ओके, इम्प्लाइडली कोई भी कंडक्ट करके। ओके, डन। नेक्स्ट वी हैव 6, दैट इज एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। सो व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स एंड व्हाट इज फ्यूचर गुड्स हम देख चुके हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे। फ्यूचर गुड्स मतलब मैंने ऑर्डर दिया, लैपटॉप बाद में बनकर आएगा, तो दैट इज़ अ फ्यूचर गुड्स, जो अभी एक्वायर होना है, जो अभी प्रोड्यूस होना है, जो अभी मैन्युफैक्चर होना है। ओके, सो लेट्स स्टडी। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्रैक्ट ऑफ सेल में बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और possessed बाय द सेलर, और फ्यूचर गुड्स। ठीक है, जो ओन्ड और possessed है वो क्या हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। बाकी जो अभी बनने हैं वो हो जाएंगे फ्यूचर गुड्स। There may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen। ये कौन सी goods थे, contingent goods, हम पढ़ चुके हैं ये भी। Whereby a contract of sale the seller purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell the goods। ठीक है, future goods थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड सब क्लॉज, कि जो गुड्स अभी है नहीं। ओके, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, जो किसी कंडीशन पे बनेंगे, ओके, वो क्या हो जाएंगे, उनकी अभी हम सेल तो नहीं कर सकते। सेल कौन सी गुड्स की करेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स की, क्योंकि सेल में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है। बट जो फ्यूचर गुड्स होंगे या जो कंटिंजेंट गुड्स होंगे वो क्या होंगे, एग्रीमेंट टू सेल। ओके, आर यू गेटिंग दिस। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये कंसेप्ट को आप अच्छे से सुनकर समझ सकते हैं। ओके, कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उनकी तो सेल हो जाएगी, बट जो फ्यूचर गुड्स है या फिर कंटिंजेंट गुड्स है उनका क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि वो अभी मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो अभी प्रोड्यूस्ड नहीं है, उनको एग्जिस्टेंस में लाना है अभी, तो उनकी सेल कैसे हो जाएगी, उनकी क्या होगी, एग्रीमेंट टू सेल। ओके, वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट वी हैव 7, दैट इज गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, गुड पेरिश हो गए हैं, पेरिश मतलब ख़त्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। ओके, बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं उससे पहले ख़राब हो गए हैं, और क्या है, सेलर को नहीं पता है। ओके, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर। चलो अब हम पढ़ते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड if the goods without knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract। okay, मैंने वाइट घोड़े की डील कर ली थी कि मैं, ये मेरा वाइट हॉर्स है, मैं आपको सेल करूँगी इसका, ठीक है, और उससे पहले क्या हुआ, घोड़ा पहले से ही मर गया वो, और मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, तो क्या है, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट लाइन सेज एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं उसकी हालत बयां नहीं कर सकती। ओके, नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो डन, कि जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो मर गई है, और जो उस टाइम पे सेलर की नॉलेज में नहीं था, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ओके, सेल होने से पहले बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ओके, एग्रीमेंट टू सेल मतलब इन अ फ्यूचर डेट, कि कल परसों, ठीक है। सो लेट्स सी, वेयर देर इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, कोई भी स्पेसिफिक गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी रेड कार किसी को मैं अपनी रेड कार किसी को सेल करना चाहती हूँ। ओके, मैंने क्या किया, सेल नहीं हुई है, बिफोर सेल। ओके, एग्रीमेंट टू सेल, मैंने उसको क्या बोला कि आप मेरी रेड कार ले जाओ और आप इसको 3 डेज़ इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, मैंने क्या किया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, कि सेल कब होगा, 3 दिन बाद। ओके, ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होएगी,
3 days, आफ्टर 3 days, बट मैंने पोजेशन उसको अभी दे दिए कि आप 3 days के लिए ले जाओ, इसकी टेस्ट ड्राइव करो, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तब आप परचेज करना, अदरवाइज आप मत करना। ओके क्या हुआ, वो ले गया, 2 दिन उसने घूमा, लास्ट 3rd डे व्हाट हैपन कि अर्थक्वेक आ गया। ओके और कार टूट गई पूरी, या फिर फ्लड आ गया, कार उसके साथ बहेगी। तो नाउ व्हाट हैपन, सेल नहीं हुआ ना, एग्रीमेंट टू सेल था और गुड्स क्या हुए, पेरिश हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में दैट विल बी एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। अवॉइडेड मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही इसमें सेलर की गलती थी ना ही बायर की गलती थी। ओके दिस इज कांट डू एनीथिंग, तो दैट इज देयर बाय, एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। यहाँ पर इन्होंने ये टर्म लिखी है अवॉइडेड, वॉइड नहीं लिखा है क्योंकि वॉइड नहीं हो सकता। ओके अवॉइडेड मीन्स कि जिस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। ओके उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। ओके लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer। okay? वही मैंने आपको बताया कि इसमें किसी की गलती नहीं थी, ना तो सेलर की थी और ना ही बायर की थी। गुड्स क्या हुए हैं, पेरिश हो गए हैं और बिकेम सो डैमेज्ड एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट। ओके कि उनकी हालत ऐसी हो गई है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। ओके clear, still you have any doubt, do comment and do ask me। next we have section 9। okay this is regarding the price, ascertainment of price। okay कि प्राइस कैसे डिसाइड किए जाएंगे, कोई भी गुड्स, जैसे मुझे अपनी रेड कार किसी और को, मैं सेलर हूँ, किसी ने मुझे बोला कि उसे मेरी रेड कार परचेज करनी है। ओके सेकंड हैंड जाएगी, तो अब उसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा। ओके मैं अगर कितना भी बोलूँगी, अगर वो उसके रिगार्डिंग सेटिस्फाई नहीं है उस प्राइस के रिगार्डिंग, तो व्हाट विल हैपन। ओके सो इसमें यही मैनर डिसाइड किया गया है कि असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस कैसे किया जाएगा। सो लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है या तो हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फिक्स कर लें। ओके और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड, या हम दोनों ने कोई भी थर्ड पार्टी से, अगर हम चाहते हैं कि कोई और आकर हमारी डील कर जाए, ठीक है कोई भी मैनर डिसाइड कर लें हम लोग, ठीक है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। thereby agreed and may be determined by the course of dealing between the parties, या हम दोनों ही डिसाइड कर लें कि कोई कोर्स कर ले, कि ऑप्शन करवा लें हम उस चीज़ का। ठीक है नेगोशिएट बार्गेनिंग वगैरह करके हम कैसे भी डिसाइड कर लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, ठीक है नहीं किया गया, the buyer shall pay the seller a reasonable price। तीनों ही कंडीशन नहीं हुई, फिक्स नहीं कर पाए हम कॉन्ट्रैक्ट में, मैनर नहीं कर पाए डिसाइड, या कोर्स में हम नहीं डील कर पाए, तब क्या होगा, बायर क्या करेगा, एक रीजनेबल प्राइस दे देगा। ठीक है और व्हाट इज़ अ रीजनेबल प्राइस, वी ऑल नो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, कि उस टाइम पे जितना जो भी अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस, रीजनेबल प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा। ओके सो नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 10। आज हम सेक्शन 10 तक डिस्कस करेंगे। सो दिस इज लास्ट सेक्शन, लेट्स सी एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। ओके वैल्यूएशन करवा लेना, वैल्यूएशन क्या होता है, थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन करवा लिया, अगर हम दोनों सेलर और बायर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो थर्ड पार्टी को ले आओ। okay so where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by valuation of a third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided। वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट, कैन नॉट मतलब नहीं कर पा रहा है, ठीक है वो आ रहा है आपके घर पे वैल्यूएशन करने, पर आप उसको अपना घर ही नहीं बता रहे हो, ठीक है या फिर आप कहीं और चले जा रहे हो, वो आपको फ़ोन करा आप उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो वो नहीं कर पा रहा है उसकी वैल्यूएशन। और डज नॉट मीन्स वो खुद ही नहीं कर रहा है, आप उसको फ़ोन करके बुला रहे हो कि भाई आ जा मेरे कार की मुझे वैल्यूएशन करवानी है, बट वो खुद ही नहीं आ रहा है। ओके तो उसमें क्या होगा, एग्रीमेंट इज़ देयर बाय अवॉइडेड। तो यहाँ पर भी हम अवॉइडेड टर्म यूज़ किए इन लोगों ने, और ये अवॉइडेड टर्म हम अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके next we have provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price thereof। ठीक है हमने देख लिया कि वो reasonable price दे देगा। next where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or buyer। ठीक है जैसे हमने पहला पढ़ा कि वो आ रहा है, आप क्या कह रहे हो, उसको अपना घर नहीं बता रहे हो,
या आप उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। ओके, तो फॉल्ट में कौन सी पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो आपके अगेंस्ट क्या कर सकती है, आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है फॉर द डैमेजेस। कितनी दूर वो चल के आया, उसका पेट्रोल का जो भी लगा होगा वो आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ओके, सिंपल। So till section 10, if you have any problem, do ask me, do comment me. Thank you and do like and subscribe my channel. Thank you so much.